देखिए ये सरू में जो है ना ऐसा पासा फेंकते हैं और देखते हैं इसके खिलाफ क्या माहौल बन रहा, कितने लोग रोडों पर आ रहे हैं, ये माहौल को देखते हैं और फिर उसको पकड़ते हैं। अब इन्होंने देखा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग और विपक्ष आज इतना मजबूत हो चुका है क्योंकि तानाशाही जो है गठबंधन की सरकार है पूरा बहुमत में। देखिए ये जो कोटे में कोटा और क्रिमिनल लाने का है ये सीधा सा है आरक्षण पे डाका और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी SC/ST की व्यक्तिगत जनगणना हो और उसके अंदर संख्या के हिसाब से कोई कितना मजबूत है, क्या उसके पास नौकरी है, क्या उसके पास गाड़ी है, क्या उसके पास जमीन है, क्या उसके पास पक्का मकान है, उसको देखते हुए सरकार जो है योजना बनाए और उस योजना को उस SC/ST OBC को संख्या के हिसाब से उसको दे, तब जाकर आखिरी में पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति आगे की पंक्ति में आएगा। बहुजन बटा नहीं है, ये बांटने का षड्यंत्र जरूर है क्योंकि लगातार पिछले 10 वर्षों से जैसे OBC को बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ऐसे ही SC और ST ये लगातार निरंतर एकजुट होकर बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो SC/ST का आंदोलन हो, भारत बंद आंदोलन हो 2 अप्रैल का। कहीं ना कहीं इस केंद्र में बैठे हुए हिटलरशाही सरकार को ये पता है कि SC और ST ये बड़ी ताकत के साथ पूरे देश में एकजुट होकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर उसका दबाव था और कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरियों के अंदर, राजनीति के अंदर लगातार आरक्षण की वजह से कहीं ना कहीं ये बढ़ते जा रहे हैं और देश के अंदर हमारे बराबर आके खड़े हो गए। फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा जैसे कि OBC का क्रिमिनल लगाकर उनका आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है, दिल्ली में 93 का एक्ट लगाकर OBC का आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है, शिक्षा के अंदर नौकरियों के अंदर बच्चों को हक नहीं दिया जा रहा उसकी वजह से। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि जैसे OBC का क्रिमिनल लगाकर और 93 एक्ट लगाकर इनको बांटने का काम किया जा रहा, इसी तरीके से अगर SC/ST का जो आरक्षण है 7% और 15.5%, अगर इसके अंदर हम क्रिमिनल लगा देंगे तो क्रिमिनल के दायरे से लाखों SC/ST के लोग बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद एक उन्होंने प्रावधान रखा कोटे में कोटा। भाई हम तो कहते हैं कि कोटे में कोटा दोगे तो किस आधार पर, किस सर्वे पे दोगे आप। जैसे बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, वहां पर आंकड़े आ गए OBC कितना है, यादव कितना है, जनरल कितना है, उसके हिसाब से उनकी योजना बन सकती है, उनके लिए विकास की योजना बना सकते हैं। ऐसे ही SC/ST और OBC और माइनॉरिटी के लोग लगातार आज WTP के नेतृत्व में आज इसी तो समन्वय कर रहे हैं हम लोग कि जब जातिगत जनगणना कराकर आप देश के अंदर जिसकी जितनी जाति है और जिसमें उसमें कमजोर लोग हैं उनकी योजना के लिए हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए कोटे में कोटे का कैसे बताएंगे कि जाटव ज्यादा ले गया, वाल्मीकि ज्यादा ले गया, चमार ज्यादा ले गया, क्योंकि 6743 जातियों के अंदर ये 90% डायमंड वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। कैसे पता लगेगा सरकार को? सबसे पहले सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए कि जो जातिगत जनगणना की मांग लगातार सामाजिक न्याय के योद्धा उठा रहे हैं और विपक्ष भी उठा रहा है, अब RSS ने भी उठा दिया 3 दिन पहले, वो भी कहता होने चाहिए और जिस जाति को ज्यादा आरक्षण मिल गया उसको निकालना चाहिए। अरे भाई हम इसके खिलाफ कभी भी नहीं थे, लेकिन जो 10% के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 350 परिवार ही बैठे हुए, उन पर कब क्रिमिनल लगेगा? उनमें हमारे 90% लोग कैसे जाएंगे वहां पर? लेकिन वो देखिए ये जो कोटे में कोटा और क्रिमिनल लाने का है ये सीधा सा है आरक्षण पे डाका और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी SC/ST की खत्म करना। कहीं ना कहीं वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वर्गीकरण हुआ था 10 साल के लिए, तो इसमें तो तमाम जातियों को भागीदारी करने का मौका मिला। देखिए न्यायालय के अंदर कौन लोग बैठे हुए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, कौन लोग बैठे हुए? तो वही लोग बैठे हुए हैं। संविधान की पीठ पर बैठा हुआ शख्स क्या गैर संवैधानिक फैसले कर सकता है? ये फैसले तो हो रहे हैं, जब भी तो हमें रोड पर आना पड़ रहा है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम सेमिनार कर रहे हैं, क्यों सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों हम रामलीला मैदान में प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों जंतर मंतर पर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों 11 तारीख को भारत बंद है, क्यों हम लगातार इस मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि न्यायपालिका
आज की डेट में सेंटर का जो तानाशाह बैठा हुआ उसके कब्जे में है। वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता बात को। उसने पंजाब हाई कोर्ट से दिला दिया। ये क्यों दिला दिया कि सेंटर पर बात नहीं आएगी। अबे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पंजाब का मामला नहीं है, ये देश के मूल निवासियों का मामला है। देश के जो देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने देश को सींचा है, उनका हक अधिकार है जो बाबा साहब ने संविधान में दिया हमारे लोगों को। आरक्षण का मतलब है कि हमें उस आरक्षण का लाभ दिया जाए, वो लाभ नहीं मिल रहा है। तो बाबा साहब की भी तो सर यही मूल भावना थी ना कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तक रिजर्वेशन पहुंचे, यही तो बाबा साहब की मूल भावना थी। देखिए, बाबा साहब ने आखिरी पंक्ति को आगे लाने का काम किया, लेकिन जो देश में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, किसकी वोट की ताकत से? हमारे बहुजन जो 90% लोग हैं, डायमंड वर्ग के लोग, उन्हीं की वोट की ताकत से तो सत्ता में बैठे हुए। ये 10% की सत्ता से थोड़ी बैठे हुए हैं। लेकिन 90% की जगह 10% के लोग न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए। मीडिया इनका है, प्राइवेट, सारे सरकारी ठेके ये ले रहे हैं। कहीं भी ऐसा कोई मुझे बताइए देश के अंदर सरकारी संस्थान के अलावा प्राइवेट संस्थान में जहाँ पे देश के मूल निवासियों की हिस्सेदारी हो, जहाँ हिस्सेदारी आरक्षण की वजह से हम लोगों की हो रही थी, उसको क्रीमिलियर लगाकर कोटे में कोटेगा। क्यों? कैसे पता लगेगा कि इस सैनी ने ज्यादा ले लिया, या इस जाटव ने ज्यादा ले लिया, या इस वाल्मीकि ने ले लिया, या इस यादव ने ले लिया? भाई ये तो जातिगत जनगणना होगी, तब इस समस्या का समाधान होगा। और यही देश के अंदर जो लोग संविधान उठाकर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम वही चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज आपके चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूं, जो ये कह रहा कि क्रीमिलियर लागू नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं क्रीमिलियर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर क्रीमिलियर लगाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो 350 परिवार ही बैठे हैं, उसके अंदर क्रीमिलियर लाइए और उसके अंदर 90% लोगों को भी लाइए। गवई साहब ने वर्गीकरण के जजमेंट में गवई साहब ने सिर्फ एक राय दी है कि क्रीमी लेयर भी हो सकता है, वो कोई रिटर्न में तो जजमेंट नहीं है ना सर। देखिए, ये शुरू में जो है ना ऐसा पासा फेंकते हैं, अब देखते हैं इसके खिलाफ क्या माहौल बन रहा, कितने लोग रोडों पर आ रहे हैं, ये माहौल को देखते हैं और फिर उसको पकड़ते हैं। अब इन्होंने देखा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग और विपक्ष आज इतना मजबूत हो चुका है, क्योंकि तानाशाही जो है गठबंधन की सरकार है, पूरा बहुमत बनी है। अगर इस 24 के अंदर भी अगर पूरे देश में आधी जगह अगर ईवीएम नहीं चलती तो एनडीए नहीं आ रहा था। पूरे देश में तो चला नहीं पाए, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में इतने जोरों से उठ रहा था, विपक्ष भी उठा रहा था, इसलिए सब जगह ईवीएम सेट नहीं कर पाए, कुछ जगह कर पाए। 79 सीट ऐसी है जो इंडिया को जानी चाहिए थी, एनडीए को चली गई। अब आप 240 में से 79 घटा दीजिए, कहां पे आ रहे हैं एनडीए? मोदी जी नहीं आ रहे थे, ये भी ईवीएम की देन है। नहीं तो अब की बार देश के जो चुनाव हुए वो कांग्रेस भाजपा ने नहीं लड़ा, वो देश के डायमंड वर्ग जो बहुजन समाज, SC ST और ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने लड़ा ये चुनाव। आप सर यादव वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं सर आप, लेकिन जब ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर लागू हुआ तो क्या हालात थे सर? वो क्रीमी लेयर लागू होने से, अरे क्रीमी लेयर लागू होने से हमारे लाखों बच्चे का 93 से लेकर आज तक हमारी नौकरियां खा गई है। हमारे शिक्षा में जो बच्चों को बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन वो मिलनी चाहिए थी, वो डिग्रियां वो सब ये खा गए। अब आप सोचिए, देश के अंदर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई ओबीसी प्रोफेसर नहीं, फुल प्रोफेसर, वैसे प्रोफेसर है लेकिन फुल नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी जज नहीं है। क्यों नहीं है? जो देश में 65 करोड़ ओबीसी और दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? कहीं क्रिमिनल लगाकर, कहीं दिल्ली में 93 का एक्ट लगाकर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें बांट दिया गया। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि SC ST से भी ज्यादा अगर किसी का हक छिन रहा है, वो छिना है, और हालत ये है कि आगे भी छिनेगा, अगर खत्म होगा तो वो ओबीसी वर्ग है। अरे ओबीसी वर्ग को 27% नहीं, उसकी संख्या के हिसाब से 45 से 50% और आरक्षण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि ओबीसी के नेता भी बात तो करते हैं, लेकिन हाउस के अंदर आरक्षण बढ़ाने की बात नहीं करते।
मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, कई छत्तीसगढ़ ने, कई प्रदेशों ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया, लेकिन वही न्यायालय जिसकी बात आप कर रहे हो, वही मन्नुवादी लोग वहाँ की हाईकोर्ट में अपील कर देते हैं उसके खिलाफ। इसलिए करते हैं कि वो फिर पेंडिंग में चला जाता, लागू नहीं हो पाता। ये आपने बिहार में भी देखा। तो कहीं ना कहीं आज की जो परिस्थिति है, जातिगत जनगणना हो और उसके अंदर संख्या के हिसाब से कोई कितना मजबूत है, क्या उसके पास नौकरी है, क्या उसके पास गाड़ी है, क्या उसके पास जमीन है, क्या उसके पास पक्का मकान है, उसको देखते हुए सरकार जो है योजना बनाए और उस योजना को उस SC ST OBC को संख्या के हिसाब से उसको दे, तब जाकर आखिरी में पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति आगे की पंक्ति में आएगा। विजेंद्र जी, एक लास्ट सवाल है। जो अभी वर्गीकरण का जो ये पूरा मामला चला, क्या आप मानते हैं उसमें बहुजन बट गया है या फिर कभी भविष्य में एक हो पाएगा? देखिए, बहुजन बटा नहीं है। अगर बचता तो आज विपक्ष मौजूद नहीं होता और आज जातिगत जनगणना की बात RSS का बागवच्ची नहीं करते। आज बीजेपी के भी कई नेता कर रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे नायडू जी हो, वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बटा नहीं है, पहले से मजबूत हुआ है और उस मजबूत होने का निर्णय ये है कि ये जो वर्तमान में अस्थायी सरकार बैठी हुई है, लेटर एंट्री का वापिस, क्रीमिलियर SC ST में वापिस, और जातिगत जनगणना भी हम लोग व्यू द पीपल सभी संगठनों को लेकर कराकर ही दम लेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। नहीं तो आने वाले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हम वोट की ताकत से, संख्या हमारी इतनी है कि उसको हराने का काम करेंगे बीजेपी को। तो हरियाणा और जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर ये मुद्दा रहेगा क्या? ये मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा। जो RSS जिसकी वजह से भाजपा मजबूत हुई, सत्ता में बैठी हुई है, 3 दिन के सेमिनार में भागवत जी खुद जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना का मुद्दा उनको पता है कि अब ये लोग एकजुट हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, इनको पता लग गया है कौन हमारा हक छीन रहा है और कैसे हक लिया जाएगा। अगर नहीं देंगे तो छीन लिया